बच्चों, वेलकम टू एड्यूवाइब द स्मार्ट वे ऑफ एजुकेशन। एड्यूवाइब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्मार्ट वे में आपको आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हैं ताकि आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, बल्कि एक ऐसी चीज लगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। तो ये जो सीरीज है, हम इसमें क्या कवर कर रहे हैं? क्लास 6 की एनसीईआरटी फॉर सोशल साइंस, जो कि एक इनहैंस्ड वर्जन है। बुक का कवर कुछ ऐसा दिखता है जो आप लोगों के बैग्स में ऑलरेडी होगी। तो अभी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? चैप्टर 2। चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ चैप्टर 2 के भी 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग जा सकते हो, उसे देख सकते हो और समझ सकते हो। और ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फटाफट से कर लो ताकि कोई और वीडियोस आपकी मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसमें हम आपकी इस बुक को कवर अप करेंगे और आपको लगेगा कि सोशल साइंस कोई सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि बैठ के लर्न करना है, बल्कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हो और सीख सकते हो कि सोशल साइंस आपकी डेली लाइफ से ही जुड़ा है, और यहाँ तक कि आप अपने आसपास की चीजों को भी आसानी से समझ पाओगे। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज द पार्ट 3 फॉर आवर चैप्टर 2, ओशंस एंड कंटिनेंट्स। लास्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने ये समझा कि ये ओशंस एंड कंटिनेंट्स होते क्या हैं, और ओशंस क्या होते हैं, और ओशंस कितने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से वो 2 वीडियोस थे, तो आप जल्दी से देख लो ताकि आप फटाफट से पार्ट 3 पर भी आ सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 को। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आता भी है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है और स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। There is a don't miss out, which is, as the map of oceans makes clear, the main limits of Indian Ocean are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from Southern Ocean in the east. तो ये हम लोगों ने देखा भी था जब हम लोग मार्क कर रहे थे लेटेस्ट एक्सप्लोर में लास्ट पार्ट में, कि सिर्फ एक सदर्न ओशन ही है जो कि साउथ में है, और आर्कटिक ओशन ही है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। अदरवाइज जो रिमेनिंग 3 ओशन हैं वो दोनों ही हेमिस्फीयर्स में आते हैं। और एक और उन्होंने पॉइंट दिया है, ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडिया की अगर आपने शेप देखी हो, वो कुछ इस तरीके से है, इन अ वी शेप। तो इस वी शेप में इंडिया के दोनों साइड्स में वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, जो कि अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इस साइड पे है बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर क्या है? अरेबियन सी। और इसको हम ये दोनों ही जो वाटर बॉडीज है एट द एंड आकर मिलते हैं इन इंडियन ओशन। तो इसीलिए हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी ये सीखा था कि ओशंस आर 5, बट एट द एंड ये सब आपस में मीट करते ही करते हैं। और ये दोनों जो वाटर बॉडीज है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, डू मीट ईच अदर इन द इंडियन ओशन एट द वेरी एंड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी लाइक जो इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट ओशंस। अब बात करते हैं, ये उन्होंने मैप में भी दे रखा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल विच मीट्स इन द इंडियन ओशन। ठीक है, अब बात करते हैं ओशंस एंड डिजास्टर्स। वाटर की बात हो रही है तो थोड़े बहुत डिजास्टर्स की भी बात कर लेते हैं। डिजास्टर यानी कि किसी भी तरीके का नुकसान। ठीक है, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ग्लोब की पिक्चर देखी थी, है ना? तो अगर हम उसी पिक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, यू हैव सम वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। वाइट वाइट कलर के भी पार्ट्स थे। तो कभी सोचा वो क्या है? वो है क्लाउड्स। क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? व्हाइट कलर में होते हैं। तो दीज व्हाइट पीसेस आर व्हाट? क्लाउड्स। एंड क्लाउड्स का काम क्या होता है? बारिश लेके आना। दे ब्रिंग
रेन, और रेन किस पे लाते हैं? टू द कंटिनेंट्स एंड टू द ओशन। जैसे कि इंडिया में रेन किससे आती है? मॉनसून से। मॉनसून इज द वेदर जहां पर रेन आती है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस द मॉनसून रेन्स इन इंडिया expect every summer originate in the ocean. Without such rains our agriculture and all life will suffer, but oceans often also give rise to storms. तो monsoon rains इन oceans की help से ही आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये कई तरीके के नुकसान भी लेकर आती है। मतलब मॉनसून रेन जरूरी तो है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए, लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा हो जाना तो गलत होता है। तो वही चीज है कि कई बारी ये राइस किसको देती हैं? स्टॉर्म्स को। स्टॉर्म्स को क्या कहते हैं? तूफान, ठीक है, जो कि वायलेंट इवेंट्स होते हैं विद एक्सट्रीम रेनफॉल, जिसके अंदर बहुत तेज की बारिश होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हवा चलती है, और इनको साइक्लोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और साइक्लोन्स मोस्टली कोस्टल एरियाज में आते हैं। अब कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज ये सारे रीजन्स होते हैं जो कि वाटर के पास होते हैं। तो अगर मैं इंडिया का मैप देखूं तो ये सारे जो आपके एरियाज हैं ये कोस्टल एरियाज है। जितने भी टाउन और सिटीज यहाँ पर होंगे ये बहुत जल्दी वाटर बारिश से इफेक्ट हो जाते हैं। साइक्लोन्स और ये सब बहुत जल्दी इसको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी रेन है या जितना भी सब कुछ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट तो वाटर बॉडी से ही होता है, ठीक है। एक और नेचुरल डिजास्टर आता है जिसको हम कहते हैं सुनामी। सुनामी ओरिजिनेट होता है ओशन से ही, ठीक है। और सुनामी में क्या होता है? सुनामी में एक पावरफुल वेव जनरेट होती है ओशन के अंदर, क्योंकि अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक यानी कि शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक इसमें वाटर के अंदर ही आता है। जब ओशन बेड यानी जो ओशन की सतह है, जो ओशन का एंड है, जब वो हिलना शुरू हो जाता है, वो शेक करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग वेव्स बनाता है, और उन स्ट्रॉन्ग वेव को हम क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर है जिसमें पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक चल सकता है, और जितने भी ये कोस्टल एरियाज हैं वो सब खतरे में आ सकते हैं। यहाँ तक कि दे कैन इवन गेट सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब कि पानी में डूब सकते हैं। तो ये एक दिक्कत रहती ही रहती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ओशंस हेल्पफुल तो जरूर है हमारे लिए, हमारे हर काम को आसान भी करते हैं, लेकिन स्टिल ये सब इश्यूज भी उनके साथ रहते हैं। तो ये इन्होंने आपको एक पॉइंट दिया है जो आप याद भी कर सकते हो कि ओशंस और सुनामीज और डिजास्टर्स कब कब इंडिया में आए और क्या क्या दिक्कतें हुई है। जैसे कि on 26 December 2004 India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. इंडोनेशिया एक कंट्री है जहां पर एक सुनामी आई थी जिससे कि इंडिया और इंडिया के साथ साथ 13 मोर कंट्रीज इफेक्ट हो गई थी, ठीक है। इंडिया में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और जो तमिलनाडु और केरला के कोस्ट हैं वो सेवियरली इफेक्ट हुए थे और काफी लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई थी। अगर मैं आपको इसी फिगर में वापस बताऊं तो जो आपके ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, और कुछ कोस्टल एरिया, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान आया था और लोगों ने अपनी काफी ज्यादा लाइफ भी खोई थी, ठीक है। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये आती तो बहुत कम है, लेकिन जब भी आती हैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाती हैं। लेकिन इनका एक फायदा है कि ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं, और अब हम लोगों की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमने वार्निंग सिस्टम्स लगा दी। वार्निंग सिस्टम्स बेसिकली एक तरीके से अलार्म्स हैं जो कि बजने शुरू हो जाते हैं और पता चल जाता है कि कब ये आ सकती है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसकी हेल्प से हम मेजर्स अपनी लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को संभाल सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स दैट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो कौन हैंडल करता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक टीम है
जो कि मैनेज करती है जब कोई भी डिजास्टर हो गया, उनकी देखभाल करना, सब कुछ करना। इंडिया की अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि इन सारे डिजास्टर्स को देखना, चाहे वो सुनामी से आए हों, अर्थक्वेक से आए हों, या एक्सेसिव रेन, या कुछ भी। और भी आप लोगों के पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स के, जैसे कि केदारनाथ इन 2013, जिसमें भी क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, एक्सेसिव बारिश हुई थी और कई लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी। ठीक है, तो एक तरीके से वाटर इज वेरी हेल्पफुल बट समवेयर ऑल्सो डेंजरस, ठीक है, जब ये ज्यादा हो जाता। अब आते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो था इस चैप्टर में, ओशंस तो कवर अप हो गए, अब है कंटिनेंट्स। तो कंटिनेंट्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स जो कि विजिबल होते हैं, जो कि आपको ब्राउन कलर में होते हैं, और ये काउंट भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये काउंट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास काइंड ऑफ 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी कंटिनेंट्स डू वी हैव, 7 कंटिनेंट्स, और इनके अलग अलग नाम हैं जो कि इन्होंने दे रखे हैं। वैसे दिखने में ऐसा लगता है सिर्फ 4 है, बट ओरिजिनली 7 है, क्योंकि अगर मैप पे देखोगे तो ये क्योंकि जुड़े हुए होते हैं तो यू फील दैट दे आर ओनली व्हाट 4, बट है ये 7। देखते हैं पहले 4 कैसे दिखते हैं। सो फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आर 2 कंटिनेंट्स, बट अगर सिंगल लैंड मास में देखा जाए तो उनको हम एक कंटिनेंट की तरह वो लगते हैं, बट दे आर 2 कंटिनेंट्स। तो आपके फर्स्ट 2 कंटिनेंट्स कौन से हो गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देन यू हैव यूरोप एंड एशिया, जो भी 2 कंटिनेंट्स ही होते हैं, बट मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे आर अ सिंगल लैंड मास, ठीक है, बट दे आर 2 डिफरेंट कंट्रीज। तो नेक्स्ट 2 क्या होगा, यूरोप और एशिया। For historical and cultural reasons, Europe evolution has been very different from Asia, which is why they can be seen as 2 continents. और क्यों इनको 2 continents बनाया गया, क्योंकि यूरोप और एशिया बहुत अलग वे में डेवलप है। यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो थोड़ी अलग हैं, और एशिया की कंट्री और कल्चर अलग है। और कंटिनेंट्स को हम इस वे में डिफाइन और डिवाइड करते भी हैं कि उनका कल्चर कैसा है, और उनकी जो लोकेशन है, वो कैसे लोग हैं वहाँ, वो किस तरीके से है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफन रिगार्ड देम एज अ सिंगल कंटिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। यूरेशिया कैसे बना, यूरोप प्लस एशिया। तो पहले जो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो मोस्टली इसे यूरेशिया के नाम से जानते हैं। फिर अफ्रीका और यूरेशिया भी देखने में सेम कंटिनेंट्स ही लगते हैं, बट दे आर समटाइम एज वन। इनको हम 2 कंटिनेंट्स ही मानते हैं, बट देखने में कैसा लगता है, दैट दे आर सिंगल कंटिनेंट। तो ये बेसिकली मैप का लुकआउट है कि मैप पे ऐसे दिखते हैं, बट ओरिजिनली हमारे पास ऐसा नहीं। वी हैव 7 कंटिनेंट्स, अगर हम इनका काउंट करें तो ऐसा। 4 कंटिनेंट्स कैसे बनते हैं आपके, 4 कंटिनेंट्स बनते हैं, अफ्रीका और यूरेशिया एक कंटिनेंट, अमेरिका एक, अंटार्कटिका एक, ऑस्ट्रेलिया एक। फिर 5 कैसे हुए कि अफ्रीका अलग, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, कि अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं। फिर 6 कैसे बनते हैं, अफ्रीका अलग हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरेशिया हो गया, और मैंने आपको बताया नॉर्थ और साउथ अमेरिका अलग हो गया। बट ओरिजिनली हमारे पास कितने हैं, 7 कंटिनेंट्स है। तो 7 कंटिनेंट्स अब कैसे हुए, आपके पास क्या आएगा, अफ्रीका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, एशिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके हैं मेजर कंटिनेंट्स। हमने बेसिकली क्या करा, यूरेशिया को 2 पार्ट्स में अब डिवाइड कर दिया, जो कि है यूरोप और एशिया। तो आपका फाइनली 7 कंटिनेंट्स ये, ठीक है, 7 कंटिनेंट्स, ये आपके 7 कंटिनेंट्स बने। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमारे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट्स हैं, तो हमारे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In practice, the last list of 7 continents is one of the widely adopted and used. और इसीलिए आपने ओलंपिक में 5 रिंग्स देखेंगे, ये ओलंपिक का सिंबल होता है जिसके अंदर 5 रिंग्स हैं, और ये 5 रिंग्स वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ
स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे वर चूजन ऑन द बेस कि हमारे कितने कंटिनेंट्स होते हैं, 5. लेकिन आजकल इन नाउ डेज वी ओनली नो दिस दैट देयर आर 7 कंटिनेंट्स, बट इनको 7 मानने में काफी टाइम लगा था. तो जो हमारा ओलंपिक के गेम्स होते हैं उसमें अभी भी हम लोग 5 मेजर कंटिनेंट्स ही मान के चलते हैं, विच इज अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. ठीक है, तो हमने अमेरिका को 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करा, नॉर्थ और साउथ. एंड देन एंटार्क्टिका को भी नहीं लिया. एंटार्क्टिका को क्यों नहीं लिया? बिकॉज एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट कंटिनेंट जहां पर लाइफ ज्यादा नहीं है. ठीक है. Now they are saying that look us at the diagram on page 36, which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shapes but their relative sizes. तो आगे चलते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि उनकी शेप्स एंड साइजेस कैसे. देखो ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, बट आपको उनकी शेप और साइज का पता चल रहा होगा. तो इधर से ही चलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं. विल गो इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे बड़ा है एशिया. ठीक है जी. उसके बाद आई गेस अफ्रीका सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर नॉर्थ अमेरिका भी है, फिर साउथ अमेरिका आ जाता है, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. ये काइंड ऑफ अगर इसको देखें तो एंटार्क्टिका बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया उससे भी छोटा है. एशिया आपका लार्जेस्ट कंटिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है. ठीक है, फ्रॉम द साइज एंड ऑल्सो फ्रॉम द एरिया. तो ये फिगर आपको बहुत आसानी से हेल्प करने में समझ करेगा. अगर आप इन स्क्वायर्स को काउंट भी करो तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में साइज क्या है. अगर मैं एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के ही काउंट करती हूँ तो एंटार्क्टिका में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इसके अंदर है 13 स्क्वायर्स और इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कौन सा बड़ा हुआ, एंटार्क्टिका बड़ा हुआ एंड द स्मॉलेस्ट वन गोज टू ऑस्ट्रेलिया. और अगर आप इसमें काउंट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि कौन सा. एशिया के पास सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर्स हैं, सबसे ज्यादा स्क्वायर्स हैं. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. अगेन ये एक क्वेश्चन है जैसे ओशंस में आया था ना कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, ऐसे ही कंटिनेंट्स में भी आता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है. So now we have a let us explore जिसमें हम continents के बारे में बात करेंगे. Counting the numbers of squares, name the largest continent and the smallest continent, जो हम अभी कर ही रहे थे. Largest कौन सा है, एशिया, और smallest कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया. तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी. नेक्स्ट इज विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया. चलो इनको एक एक करके करते हैं. पहला उन्होंने क्या पूछा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. चलते हैं. नॉर्थ अमेरिका ये है, इसके स्क्वायर्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 स्क्वायर्स. और साउथ अमेरिका में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा हुआ, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है जी. तो इसका आंसर पहले वाले का क्या होगा, आपका आंसर नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका. इसके अंदर जो 21 थे, अफ्रीका में देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. इसके अंदर 30. सो इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा हुआ, अफ्रीका. और लास्ट इज एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, जिसके हमने पहले ही काउंट करे थे, कौन सा बड़ा था, एंटार्क्टिका. तो अगर हम मार्क करें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, इसमें अफ्रीका और इसमें एंटार्क्टिका. Next is recolor the diagram by having a single color for Europe and Asia and rename the result as Eurasia and compare it with the size of South America. अब उन्होंने आपको नेक्स्ट काम क्या किया करने को कहा है कि वापस जाओ और इस पूरे को एक ही कलर में कर दो और ये बताओ कि ये और ये, यानी कि इसको अगर मैं फुल को अब नाम दे दूं यूरेशिया, तो यूरेशिया
और साउथ अमेरिका में से कौन सा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स यूरेशिया ज्यादा बड़ा होगा, उसके पास एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी एक और एक्टिविटी है जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पर जा सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो और आपको समझ में आएगा कि कंटिनेंट्स कैसे होते हैं। सो दिस मेक्स अस कम टू द एंड ऑफ पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ताकि हम लोग और समझ पाए ओशंस और कंटिनेंट्स को। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है, ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो। थैंक यू।